दोस्तों आज के समय भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में जिस तेजी के साथ फैसले लिए जा रहे हैं, शायद ही भारत की कोई इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री होगी जहां पर इस तेजी के साथ काम किया जाए। रिसेंटली दुबई एयर शो 2025 के अंदर भारतीय तेजस के साथ जो घटना हुई है, इसने सबको हिला करके रख दिया। लेकिन अब सरकार और मिनिस्ट्री चाहती है कि अपकमिंग जितने भी तेजस हो, स्पेशली तेजस MK2 के अंदर स्वदेशी उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट किया जाए। इसी के साथ इस रडार को तेजस के साथ कंपैटिबल भी बनाया जाए ताकि मोस्टली चीजों को ऑटोमेटेड किया जा सके, यानी कि भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। और शायद ये काम भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तेजस हम सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं तैयार कर रहे बल्कि इसे ग्लोबली भी प्रेजेंट करना चाहते हैं। और जो छवि खराब की गई है भारतीय तेजस को लेकर के, स्पेशली तुर्की, पाक, चीन जैसे देशों की तरफ से, उसे भी सुधारना जरूरी है। और आज के समय तेजस वो विमान है जो कि कम प्राइस पर बहुत ही एडवांस क्वालिटी का विमान है, इसीलिए इसे बेचना बहुत ज्यादा आसान है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये सही और जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सो रिसेंटली जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है, इसमें स्पेशली तेजस MK2 की बात की गई है, लेकिन इसे तेजस M के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है और कुछ चीजों में इसे अपग्रेड भी किया जाएगा। रिपोर्ट्स ये हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विमान होने वाला है तेजस MK2, जिसके अंदर अब डिसाइड किया जा चुका है कि उत्तम AESA रडार सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। क्योंकि हम तेजस MK2 को इसलिए डिजाइन कर रहे हैं कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर इसे ऑपरेट किया जा सके, बल्कि तेजस MK1 को नॉर्मल सरफेसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। लेकिन इन अपकमिंग तेजस MK1 के अंदर भी अगर इस रडार का इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी उसी कैपेसिटी के साथ ऑपरेट होगा, और सिर्फ इस एक रडार की मदद से हम अपने इस विमान को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और भविष्य में होने वाले किसी भी दुर्घटना से लगभग पायलट को बचाया जा सकता है। डिटेल्स आपको बताएं तो यह रडार सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRDE, जो कि अंडर आती है DRDO के, उसके द्वारा तैयार किया गया है। उत्तम MK2 रडार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्वेज प्लेट टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, जो रडार एंटीना को फिजिकल रूप से रोटेट करता है और रडार का फील्ड ऑफ व्यू, जिसे FOV कहा जाता है, वो 100 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। इससे इसकी जो स्कैनिंग एरिया है वो लगभग 140 डिग्री पर ऑपरेट होता है। ट्रेडिशनल AESA रडार के कंपैरिजन में ये लगभग 60 डिग्री ज्यादा फ्लेक्सिबल और 60% ज्यादा FOV प्रोवाइड करता है। और स्वेज प्लेट रडार होने की वजह से ट्रेडिशनल रडार में जो टनल वेट होता है उसे भी आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है और उससे भी ज्यादा ये पावरफुल रडार बन जाता है। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो इससे पायलट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है दुश्मन के निशानों को ट्रैक करने के लिए, और विमान जब ऊंचे यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है तो ऊंचे G टन्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि बहुत सारी चीजें इस रडार की हेल्प से ऑटोमेटिक स्कैन की जा सकती हैं। दुश्मन के खतरों को आसानी से भांप कर उन्हीं हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है, यानी कि इससे पायलट्स को थकान कम पड़ती है और हाई सिक्योरिटी मिल पाती है। और अभी मेन डिटेल्स बाकी हैं, जहां पर उत्तम MK2 के अंदर गैलीलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थर्मल इफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस हैंडलिंग बहुत ज्यादा बेहतर करता है। आउटपुट ये है कि रडार का डिटेक्शन रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। रडार में 980 से भी ज्यादा अधिक ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बार में लगभग 64 यानी कि 64 लक्ष्यों को पैरेलली ट्रैक कर सकता है और आपके विमान से करीब 6 लक्ष्यों को आसानी से निशाना बना सकता है। और इस रडार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि DRDO ने जिस ताकत के साथ इसे तैयार किया है, ये सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस को भी दिखाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैब ग्रिपेन जैसे विमान और यूरोफाइटर टाइफून के साथ डायरेक्टली ये कॉम्पीट करता है, और जिस प्राइस में हमने इसे तैयार किया है वो अनकम्पैटिबल है। और इस टाइप के रडार स्पेशली लार्जर फ्यूजेस वाले तेजस MK2 के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिससे बेहतर और भी सटीकता के साथ काम करेगा। साथ ही इसके अंदर UEWS, जिसे यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट कहा जा सकता है, इसे जोड़ा जा सकता है, जिससे पायलट को बहुत सारे फ्यूज डेटा पिक्चर प्रोवाइड इजिली और रियल टाइम में मिलते रहते हैं। इस रडार को बनाने में 90% से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी भारतीय इस्तेमाल की गई है। जितने भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सभी भारतीय हैं, एंड ग्लोबल रडार्स के कंपैरिजन में इसका प्राइस लगभग 30 से 40% कम है, यानी कि हम आसानी से इसे अगर तेजस में इंटीग्रेट भी कर देते हैं तो ओवरऑल तेजस के प्राइस को कम करके ग्लोबली मार्केट में पुश किया जा सकता है। अब वापस लौटते हैं तेजस MK1 की आ रही डिटेल्स। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो दुबई एयर शो 2025 के अंदर दुर्घटना हुई है, इसे बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। स्पेशली तुर्की, चीन, पाक, अजरबैजान,
कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जुट चुके हैं इस बात को मार्केट करने में कि भारत के तेजस को डिफेम किया जा सके ताकि भविष्य में भारत इसे एक्सपोर्ट ना कर पाए। लेकिन एक दो घटनाएं जस्टिफाई नहीं करती हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं। वहीं इसके पीछे हो रही जियोपॉलिटिक्स अगर आपने ध्यान से नहीं देखी होगी तो हम आपको बताते हैं। अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट पायलट जिन्होंने तेजस के हुए इस इंसिडेंट के बाद दुबई एयर शो को बंद कराने की बात रखी और नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी गुस्सा जाहिर किया। ठीक इसी तरीके से रूस ने हमारे पायलट जो कि वीर गति को प्राप्त हुए उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन किसी ने भी तेजस पर कोई सवाल नहीं किया कि इसमें कमी थी या फिर भी चीजें थी उसकी जांच की जाए। और भारत अपने स्वदेशीकरण को ग्लोबली पुश करना चाहता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट किसी भी देश की तरफ से सामने निकल के नहीं आया। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुनिया का सभी देश चाहते हैं कि वो अपने विमान भारत को बेचें या फिर दूसरे देशों को बेचें। अगर वही दूसरे देशों के विमान प्रमोट करते हुए नजर आ जाएंगे तो कैसे कोई भी देश उनके विमान खरीदेगा? तो असली जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बिजनेस और धंधे की है जिसमें सब देश कूदना चाहते हैं। फिलहाल तेजस के साथ जो घटना हुई है इसे जांच करते हुए जो कमियां आएंगी उसे दूर किया जाएगा और ग्लोबली भारत जिस तरीके से अपने तेजस को प्रेजेंट कर रहा है जरा इस फैक्ट पर नजर डालते हैं। तो वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर जिन देशों के साथ हमारी बातचीत हुई है उसमें करीब 6 देश शामिल हैं, जिसमें अर्जेंटीना, फिलीपींस, नाइजीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे देश है जिन्होंने भारत के इस विमान को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ देशों ने भारत के साथ मिलकर के कुछ ज्वाइंट मिशन भी शुरू करने की तैयारी दी है और जिन देशों का नाम हमने आपको बताया इसमें से कुछ इस डील से पहले ही वापस जा चुके हैं लेकिन कुछ अभी भी इस पर बने हुए हैं। रिसेंटली मलेशिया ने FA50 को चुना है लेकिन अन्य बाजार स्पेशली लैटिन अमेरिका और अफ्रीका अभी भी भारत के लिए खुले हैं। 2025 में आई रिपोर्ट्स के अनुसार यदि इन देशों के साथ हमारी डील फाइनल हो जाती है तो 12 से 24 विमानों के स्क्वाड्रन के ऑर्डर पर विचार चल रहा है, जिसमें अर्जेंटीना करीब 12 विमान के आसपास, नाइजीरिया 12 विमान, मिस्र 24, फिलीपींस 12, इंडोनेशिया 18 और मोटा मोटा ये 100 to 120 विमान का ऑर्डर हो सकता है। ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है या फिर कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी इस पर नहीं है। ये हम इस बेस पर बता रहे हैं कि आज इन देशों के पास इतने स्क्वाड्रन्स की कमी है और अगर स्क्वाड्रन्स फुलफिल करनी है और आपको कम बजट में चाहिए तो डेफिनेटली आप तेजस की तरफ जा सकते हैं और तेजस के साथ आप ऐसी डील्स कर सकते हैं जिसके आपके स्क्वाड्रन्स फुल हो जाएंगी। फिलहाल ग्लोबल प्राइस कंपैरिजन आपको बताएं तो तेजस MK1A की कीमत 300 से 315 करोड़ रुपए के आसपास आती है। ये प्राइस वेरी कर सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल कंपैरिजन देखा जाए तो JF थंडर की बात की जाए तो ये लगभग 200 से 250 करोड़ के आसपास पहुंचता है। वहीं साउथ कोरिया तरफ से तैयार किए गए KAI FA50 की बात की जाए तो ये भी 250 से 300 करोड़ के आसपास बैठता है। साब ग्रिपेन 500 से 700 करोड़, F-16 660 करोड़, राफेल 950 करोड़ के आसपास और F-35 तो लगभग 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करता है। अब आप इसमें प्राइस कंपेयर कर सकते हैं सीधे। जो एडवांस विमान है वो तेजस फिट बैठता है, राफेल के कंपैरिजन में भी ये काफी सस्ता है और लगभग इसमें फैसिलिटीज राफेल के आसपास मिलेंगी क्योंकि वो भी 4.5 जनरेशन है और ये भी 4.5 जनरेशन है। और तेजस MK2 तो और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लाया जाएगा, लेकिन ये अब डिसाइड ये किया जाएगा कि जो कमी देखने को मिली है दुबई के अंदर उसे दूर किया जाए और फिर हम अपने तेजस को ग्लोबली पुश करें। लेकिन पुश करने से पहले जरूरी है कि अपनी स्क्वाड्रन्स को फुलफिल किया जाए, उसके बाद ही एक्सपोर्ट पर विचार किया जाए। क्या सोचते हैं आप इस खबर पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।